डियर स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे राजनीति विकास के ब्रिटिश संविधान के विकास के प्रमुख चरणों का। पिछली क्लास में हमने ब्रिटिश संविधान के विकास के प्रमुख चरणों में से एंग्लो सैक्सन काल, नॉर्मन काल, प्लेटेगनेट काल और ट्यूडर काल का हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार अलग अलग कालों में ब्रिटेन के संविधान का राजनीतिक विकास हुआ। क्योंकि हमने ये अध्ययन किया कि ब्रिटेन के संविधान का कार्मिक विकास हुआ है कि समय के साथ वो बनता गया। क्योंकि ब्रिटेन का एकमात्र संविधान दुनिया में जो अलिखित संविधान है, पर अलिखित होने के बावजूद उसमें कुछ भाग उसका लिखित भी है। पर मुख्य चीज़ है कि अन्य देशों के संविधानों में जिस संविधान सभा का निर्माण हुआ और संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, वो स्थिति ब्रिटेन के अंदर नहीं है। और संयोगवश समय के साथ वो बनता गया, बदलता गया कि उनके यहाँ जिस चीज़ को महत्वपूर्ण होती है, जिसका अनुसरण वो करते हैं, वो संविधान का अंग हो जाती है। जिस चीज़ को उनको लगता है कि महत्वपूर्ण नहीं है, उसका अनुसरण करना बंद करते हैं, तो वो संविधान से बाहर हो जाती है। तो आज हम करेंगे 5वें चरण का, स्टुअर्ट काल। स्टुअर्ट काल मतलब स्टुअर्ट राजाओं के शासन काल में राजा व संसद सदा एक दूसरे के विरोध में रहे और अंत में उस विरोध में के बाद संसद की विजय हुई। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला इसी काल में रखी गई कि इस काल में हमने देखा कि राजा और संसद के अंदर आपस में गतिरोध रहा, विरोध रहा एक दूसरे का, और अंत में संसद प्रभावशाली होकर उभर कर आई। और इसी काल के लिए ये कहा जाता है कि संसद के लोकतंत्र की आधारशिला पड़ी वहाँ पर ब्रिटेन के अंदर, कि ब्रिटेन के अंदर संसदीय लोकतंत्र आज भी प्रचलन में है और वो स्टुअर्ट काल से प्रचलन में आया। और साथ ही इस काल में कैबिनेट का भी उदय हुआ। क्या हम कहते हैं कि कैबिनेट शासन, कैबिनेट प्रणाली या कैबिनेट का शासन, तो वो संचालन करती है। तो वो भी इस काल में ही अस्तित्व में आया कि प्रीवी काउंसिल एक बड़ी संस्था थी, जो हमने पहले देखा कि पूर्व चरण में देखा कि प्रीवी काउंसिल से राजा डिस्कस किया करता था अपने नीतिगत निर्णय लेने के लिए। तो एक वृहद संस्था थी, इसलिए चार्ल्स द्वितीय ने 1667 में एक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की एक उप समिति या परामर्श लेना शुरू किया और जिसे काबाल कहा जाने लगा, और इसी से बाद में मंत्रिमंडल का उदय हुआ। कबाल CABAL, कबाल का मतलब कोई अलग से उसका कोई अर्थ नहीं था। राजा के दरबार में जिनसे वो सलाह लिया करता था, एक लघु इकाई, लघु मंडल, जिनमें 5 लोग शामिल थे, उनके शुरू के नाम के अक्षर इन शब्दों से, अल्फ़ाबेट से शुरू होते थे, CABAL। इसे कबाल कहा गया शॉर्ट में, और इसी से कैबिनेट का उदय हुआ। तो ये कोई प्लान्ड नहीं था कि कैबिनेट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से आई, सिर्फ संयोगवश राजा जिनसे सलाह लेता था उन 5 लोगों के नाम इन अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से शुरू होते थे, जिसको कबाल कहा गया। ठीक है। और अगला इसी चरण के अंदर अधिकार पत्र, या सब ब्रिटेन के इतिहास में देखते हैं गौरवपूर्ण क्रांति, ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में हुआ, और उसके पश्चात 1689 चार्ल्स प्रथम ने इस अधिकार याचना पत्र को से मनवाने में सफल हो गई,
जिससे राजा की शक्तियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। ब्रिटेन के इतिहास में हम देखते हैं गौरवपूर्ण क्रांति का महत्वपूर्ण स्थान है कि गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए कहा गया कि चार्ल्स प्रथम के समय जनता में और राजा में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। राजा के प्रति लोगों का विरोध उभर कर सामने आया और उन परिस्थितियों का आंकलन राजा ने समय रहते कर लिया। उसको ये महसूस हुआ कि अगर उनकी बातों को नहीं सुना गया, उनकी बातें नहीं मानी गई, तो उसके खिलाफ गृह युद्ध की स्थिति या उसको पद से हटाया जा सकता है। उस परिस्थिति मौके की नज़ाकत को भांपते हुए उसने उन जो अधिकार याचना पत्र था उसको दबाव में या अन्य किसी का मान लिया और जिससे उसका अस्तित्व बरकरार रहा बिना किसी एक रक्त बूंद बहाए। निरंकुश राजतंत्र से सीमित राजतंत्र में व्यवस्था परिवर्तित हो गई या इतने अधिक अधिकार राजा ने अपने जो मुख्यतः उसी के हुआ करते थे वो समर्पित कर दिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखते हुए। और इसमें प्रमुख थे कि संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई नवीन कर नहीं लगा सकता, एक। दूसरा, राजा को वर्ष में कम से कम एक बार संसद की बैठक बुलाना आवश्यक होगी। तीसरा, संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई सेना नहीं रख सकेगा। चौथा, राजा संसद में जनता के प्रतिनिधियों को भाषण की स्वतंत्रता होगी। तो ये चार मुख्य अधिकार उस गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात राजा से संसद ने प्राप्त कर ली। जो विरोध था उस विरोध स्वरूप ये चीज़ें सामने आई। फिर अगला चरण आता है। फिर उसी काल में उत्तराधिकार अधिनियम आया। विलियम और मैरी के कोई संतान नहीं थी, अतः 1701 में उत्तराधिकार अधिनियम पारित कर सुनिश्चित हुआ कि राजा संसद की स्वीकृति के बिना न तो विदेश जा सकता है न ही युद्ध की घोषणा कर सकता है। ये स्थिति भी स्टुअर्ट काल के अंदर आ गई कि संसद अधिक शक्तिशाली दिनों दिन बनती गई। और अब आखिरी चरण है हैनोवर काल। यहीं से संसदीय लोकतंत्र का विकास हुआ जिसे 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में तक आते आते पूर्णता प्राप्त हो गई। इस काल में प्रमुख विकास के बिंदु इस प्रकार रहे कि प्रधानमंत्री, प्रारंभ में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता राजा किया करता था तथा संयोगवंश हैनोवर काल में जॉर्ज राजा था। तो जॉर्ज वो अंग्रेजी नहीं जानता था, अतः उसने संयोगवंशी था कि प्रधानमंत्री पद का उदय भी संयोगवंश हुआ ब्रिटेन के अंदर। और उसके पीछे ये कहा जाता है कि उस काल में जो राजा था जॉर्ज, वो अंग्रेजी का ज्ञाता नहीं था, अंग्रेजी नहीं जानता था और मंत्रिमंडल के सदस्य अंग्रेजी जानते थे। अब उनमें आपस में वार्तालाप कैसे हो, अपनी बातों को एक दूसरे को कैसे कहें, उस सामान्य अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होने की वजह से राजा ने मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना बंद कर दिया। कि सिर्फ सामान्य कारण था, अंग्रेजी का ज्ञान ना होने की वजह से अपनी बात उनको नहीं कह पाए, उनकी बात वो नहीं समझ पाए, इसलिए। और उसने अध्यक्षता करना बंद किया और राजा ने उस काल में विहिंग दल के प्रभावशाली नेता रॉबर्ट पॉल को अपना मुख्य परामर्शदाता नियुक्त किया कि उसने अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, रॉबर्ट वॉलपॉल, जो राजा के स्थान पर उन बैठकों की अध्यक्षता करता था। और समय आगे बढ़ा और बाद में यही व्यक्ति रॉबर्ट वॉलपॉल देश का पहला प्रधानमंत्री कहा जाने लगा। तो सामान्य कारण था। तो ब्रिटेन के संविधान में संयोग सामान्य परिस्थिति कुछ ना कुछ जुड़ती गई और ये प्रधानमंत्री पद का उदय भी इसी एक कारण रहा। और इसी के चरण में हम देखते हैं राजनीतिक दलों का उदय भी इसी काल में हुआ। प्रतिनिधि सरकार में राजनीतिक दलों का उदय अवश्यंभावी है।
18वीं शताब्दी तक किसी दल का उदय न होना, क्रैमवेल के समय कैवेलियर्स तथा राउंड हेडर्स, चार्ल्स द्वितीय के काल में कोर्ट व कंट्री, स्टुअर्ट काल में पिटिशनर्स और एम्ब्रोज परस्पर विरोधी गुट थे। और 18वीं शताब्दी में मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली के विकास के साथ दलों का विकास भी हो गया। और इसी काल में कॉमन सभा का प्रजातंत्रीकरण, तो ब्रिटेन के हम देखते हैं कि ब्रिटेन में 2 सदन हैं व्यवस्थापिका के, कॉमन सभा, लॉर्ड सभा। तो कॉमन सभा का प्रजातांत्रिकरण या लोकतांत्रिकरण भी इसी काल में हुआ कि 1832 के सुधार कानून द्वारा मताधिकार का विस्तार हुआ। और सन 1867 में सुधार कानून में कारीगरों, मजदूरों को भी मताधिकार प्रदान कर दिया गया। और सन 84 में सुधार कानून में खेती और मजदूरों को मताधिकार प्रदान किया गया। और 1928 में वैश्य मताधिकार प्रचलन में आया कि वैश्य मताधिकार स्थापित हो गया। तो इन विभिन्न अधिनियमों के द्वारा कॉमन सभा का लोकतांत्रिकरण हुआ कि इसमें आम व्यक्तियों को समय समय पर मताधिकार प्रदान किया गया। कि अन्य जैसे भारत की बात करते हैं तो हमारे तो संविधान का निर्माण हुआ तो शुरुआत से ही वैश्य मताधिकार को हमने हमारे संविधान की विशेषताओं में शामिल किया। पर ब्रिटेन में समय के साथ प्रजातांत्रिकरण होता गया, अलग अलग वर्ग समूहों को उसके अंदर मताधिकार मिला। और इसी काल में हम देखते हैं संयोग वंश, सारी चीज़ें ये संयोग वंश होती चली गई कि लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम करना, कि हम लोकसभा जो लोकसभा का लोकतांत्रिकरण होता गया, लॉर्ड सभा के अधिकारों में कमी आती थी। क्योंकि लोकसभा में जनप्रतिनिधि, जनता को मताधिकार प्राप्त हुआ, जनता को अधिकार प्राप्त हुए। लॉर्ड सभा वो उच्च सदन था जिसमें वंशानुगत आधार था, जनता को कोई भूमिका नहीं थी उसके अंदर, और वंश परंपरा के आधार पर उत्तराधिकार के रूप में उस सदन की सदस्यता प्राप्त होती थी। और वंशानुगत संस्था होने के कारण राष्ट्र का दर्पण भी नहीं थी। हम ब्रिटेन के लिए कहा जाता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स जनता का प्रतिबिंब या दर्पण है, क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी है, जनता चुनती है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनता को प्रतिबिंब या दर्पण नहीं कहा जाता, क्योंकि इसमें जनता की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उसमें अधिकांश सदस्य मनोनीत या उत्तराधिकार के रूप में सदस्यता प्राप्त करते हैं। और सन 1832 में सुधार अधिनियम लॉर्ड सभा की इच्छा के विरुद्ध पारित हुआ था। और इसी प्रकार 1910 में लॉर्ड सभा ने लॉयड जॉर्ज के प्रगतिशील बजट को अस्वीकार कर दिया। और इसके फलस्वरूप 1911 व 1949 में संसदीय अधिनियमों के द्वारा उच्च सदन की लॉर्ड सभा की शक्तियां समाप्त कर दी गई। कि लॉर्ड सभा की शक्तियां या ब्रिटेन के अंदर था कि 1910 तक दोनों सदनों की शक्तियां समान थी। कोई भी विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता था और पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता था। पर 1910 लॉयड जॉर्ज के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रगतिशील बजट पहली बार उच्च सदन के द्वारा पारित नहीं हुआ। और उस बजट विधेयक या वित्त विधेयक को पारित नहीं हुआ तो उससे देश में आर्थिक गतिरोध या आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। तो 1911 में एक संविधान संशोधन विधेयक लाया गया जिसमें बजट विधेयक के संबंध में या वित्त विधेयक के संबंध में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि बजट विधेयक निम्न सदन में ही पेश होगा और निम्न सदन में पारित होने के बाद उच्च सदन में जाएगा और उच्च सदन उसे या तो पारित कर दे या सुझाव देकर उसे समय रहते लौटा दे। पर उसको रोकने का अधिकार या निरस्त करने का अधिकार उससे ले लिया गया 1911 के संशोधन के बाद। और फिर एक 1949 में एक और संसदीय अधिनियम आया जिसमें उच्च सदन की शक्तियाँ और सीमित कर दी गई और या हम कहें कि उच्च सदन के पास नाम मात्र की शक्तियाँ रह गई। तो अब हमने
अध्ययन किया कि कार्मिक विकास हुआ, तो ये 6 चरणों में ब्रिटेन के संविधान का विकास फैला हुआ है। और ब्रिटेन के संविधान के लिए कहा था कि 1600 वर्षों के कार्मिक विकास का परिणाम है। तो इन 6 चरणों में हम देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान में कोई चीज़ किस काल में, कोई चीज़ किस काल में आई, और कभी भी कोई चीज़ के बारे में ये नहीं कि सोच समझ कर प्लान कर कोई निर्णय लिया गया हो। संयोगवश या किसी अन्य कारणवश वो चीज़ें प्रचलन में आई और वो अस्तित्व स्थापित कर गई उस काल समय के साथ, और वो संविधान का अंग बन गई। धन्यवाद।